और उनके डीएनए में ही वो डिक्टेटरशिप भी है, तानाशाही है। आपने देखा कभी, आपको भी खुद बता रहे थे, और उसके समय भी, जब नेहरू जी के समय भी करप्शन के मुद्रा कांड बाकी वगैरह आप सब लोग जानते हैं। गुजरात के जो चिमन भाई पटेल की जो गड़बड़ी थी, या बिहार की उस समय की जो आंदोलन हुआ, कैसे छात्र ने उस करप्शन के विरोध में आंदोलन किया, और आंदोलन करते करते कहाँ पहुंचे वो अभी आपको बता रहे थे कि आप जरा सोचिए, रायबरेली से श्रीमती गांधी चुनाव लड़ती है, और उस चुनाव में जिस प्रकार के सरकारी तंत्र का, मशीनरी का उन्होंने जो दुरुपयोग किया था, उसके विरोध में उस समय हाईकोर्ट लोग चले गए, और हाईकोर्ट में काफी बहस हुई, आप समझ सकते हो। उस समय तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, श्रीमती गांधी अपने आप में बहुत बड़ी ताकतवर थी। 71 जो बांग्लादेश विभाजन के बाद तो उनकी रुतबा भी थी, लेकिन इसके बाद भी सत्ता में आने के लिए, यानी लोकतंत्र को किस प्रकार से कुचला और सरकारी मशीनरी का उन्होंने दुरुपयोग किया, और जिस कारण से श्रीमती गांधी को चुनाव में आयोग घोषित किया गया, और उसके बाद के परिणाम तो आपने देखा, यानी सत्ता को वो छोड़ नहीं सकते। उसके लिए जनता के बीच अदालत में जाकर के लड़ते, जनता की अदालत में, जो बार बार आज के कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, तो उसके लिए वो लड़े नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया भाई, इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी भी कोई मंत्री परिषद से निर्णय नहीं लिया, पहले उन्होंने रातों रात निर्णय लिया। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनसे रातों रात साइन कराया, और मंत्री परिषद तो दूसरे दिन बिठा करके, यानी एक प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं उसको, घटनोत्तर स्वीकृति कहते हैं ना, कि उसको बात। तो आप ये समझ सकते हो किस प्रकार से इस देश की संविधान की उन्होंने धज्जी उड़ा दी, और इमरजेंसी लगा, यानी अब कह सकते हैं पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया। जितने भी देश के नेता थे, वो नेताओं सबका नाम लिया गया, सबको जेल में डाल दिया। अखबार को उन्होंने बिना उनके देखे आप नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते हैं। यानी ये जो लोकतंत्र को जिस प्रकार से समाप्त करने की उन्होंने श्रीमती गांधी ने कोशिश की थी, उसका एक प्रयास था। और ये तो हमें लगता है कुछ लोग निश्चित रूप से या तो गलतफहमी में रहे होंगे, या हो सके कुछ लोग देशभक्त रहे होंगे, उन लोगों ने गलत सूचना उनको दिए होंगे कि भाई चुनाव होगा तो भारी मतों से जीत करके आप आ जाएंगे, और तभी उन्होंने इमरजेंसी और चुनाव की उन्होंने घोषणा की। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ, और उसके बाद भी इस देश के अंदर में 8-9 राज्यों में जब सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये क्या कहते हैं, इमरजेंसी के बाद जब सरकार बनी थी, और फिर से जब वो सरकार में सत्ता में आई, तो उन सारे राज्यों की सरकार को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। यानी केंद्र में सरकार बदल गई, तो फिर जितनी भी जनता पार्टी की उस समय सरकारें बनी थी, भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकार, और उससे पहले भी पंजाब और केरल में जो कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, वो तो नेहरू जी के जमाने में ही, इसलिए क्योंकि विरोधी दल की सरकार थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, उन्होंने बर्खास्त कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि अगर आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी संविधान लेकर के घूमते हैं, और ये घूमते ही नहीं, आज तो कल तो हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट में संविधान की कॉपी को लहरा रहे थे। लेकिन उस समय नहीं, चुनाव के समय भी हमने देखा कि देश भर घूम घूम करके जगह जगह पर क्या कह रहे थे, अरे बीजेपी आ जाएंगी, मोदी जी आ जाएंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, मोदी जी आ जाएंगे तो फिर चुनाव फिर नहीं होगा, मोदी जी आ जाएंगे रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। यानी लगता है कि ये कांग्रेस के डीएनए में ही झूठ बोलना लिखा हुआ है। ये लोग इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोल सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं बोल सकता इस प्रकार की। और ये उन्होंने पूरी तरह से, जब पूरी दुनिया जानता है भाई संविधान को किसने, आज अगर 100 से अधिक संविधान भी संशोधन हुआ है तो ये कांग्रेस के राज्य में हुआ है, कोई बीजेपी के राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कितना संशोधन किया, किस प्रकार से संशोधन किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के अंदर में भी 356 का जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से उन्होंने बर्खास्त करते रहा,
कल मैं रात में एक टीवी चैनल को देख रहा था, उन्हें दिखा रहा था कि आजाद भारत में 132 बार 356 का इन्होंने दुरुपयोग किया, और उसमें भी अधिकांश क्या सामान्यतया वो सब विरोधी दल की सरकारें रही। उनको पसंद नहीं हुआ, कुछ भी कारण से उस सरकार को बर्खास्त कर दो। अब वो कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे, लोकतंत्र की हिफाजत करेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं इससे झूठ और क्या हो सकता है। लगता है कि आज तो वास्तव में मैं तो राहुल गांधी को तो अपने दादी के किए कामों को लेकर के उनको देश की जनता से आज उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो क्षमा क्या मांगेंगे। वो तो इसलिए तड़फड़ा रहे हैं कि भाई 10 वर्षों से सत्ता से कैसे बाहर हो गए। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आज आने वाले कोई कालखंड में राहुल गांधी दिल्ली के सत्ता पर कभी आ नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से उनका आचरण है। आज भी देश के अंदर में देखें, जहां उनके सहयोगी दल है, बगल में हम लोगों के साथ बंगाल है, आप देखें किस प्रकार से चुनाव में वहां हिंसा होती है, लेकिन उसके बारे में कभी वो जुबान नहीं खोलते, कभी वहां जाते नहीं है कि उन गांव में जाकर के घूम करके देखना कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की, उसकी उन्होंने कभी चिंता नहीं करते। तो ये लोग सिलेक्टेड है। इसलिए आपने देखा होगा कि चुनाव के पूर्व भी किस प्रकार से माहौल को, नैरेटिव को सेट करने की लोगों ने कोशिश कर रहे थे। पहले तो ईवीएम को लेकर के जा रहे थे कि बार बार इलेक्शन कमीशन से देश की जनता के साथ ये प्रतिनिधि मंडल, राष्ट्रपति से कि भाई ये ईवीएम गड़बड़ होता है। यानी उनको ये था कि अगर आज जितनी सीटें आई, अगर उससे कम सीटें आती और भारतीय जनता पार्टी को 300 से अधिक सीटें आती तो उनका इशू यही होता, ईवीएम होता। तो उन्होंने हर शंका की नैरेटिव को किस प्रकार से सेट करना, उसकी उन्होंने पूरी प्लानिंग जिसको कह सकते हैं ये कर रखा थे। आज वो साफ दिखता है। आपने देखा कि राष्ट्र जिस प्रकार से अब विधान लोकसभा में अड़ंगा डालना, विधान लोकसभा में हंगामा करना, यानी जहां कोई मतलब भी नहीं है। लोकसभा के पोटम में स्पीकर को लेकर के ही किस प्रकार से मुद्दों को उन्होंने बनाया, जबकि जो मान्य परंपरा है उस परंपरा का पालन किया गया, लेकिन इसके बाद भी तो क्या उनको हंगामा करना था। तो इसलिए हमने कहा कि आज ही ये जो समय है कि हमें इस देश से ऐसे तत्व को हमें समाप्त करना, आज की वो जरूरत है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर उनका कोई वीडियो हमने कही एक आजकल तो सोशल मीडिया में जाता है, किस प्रकार से दक्षिण में जाकर के भाषण दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं भाई बीजेपी की सरकार आएगी तो केरल में क्या कहते हैं, हिंदी बोलवाया जाएगा, तमिलनाडु में हिंदी बोलवाया जाएगा। यानी दुष्प्रचार जिस प्रकार से, जिस ढंग से उन्होंने किया है छोटे स्तर पर भी। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सब लोगों को भले ही वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि सीपी सिंह जी जो काम उस समय कर रहा था कि हम अंदर घुस करके दीवार में लिखे कि ये अंदर लिखकर क्या बोलते उमा जी लिखे कि कृपा शंकर जी अंदर घुस करके दीवार में लिखे, उस समय वो कंपटीशन था। आज हम ये कि हम गांव गांव में जाकर के इस कांग्रेस की कुकृत्य को हम जनता को जाकर के बताएंगे। ये लोग बड़ी गड़बड़ लोग हैं, इनके डीएनए में करप्शन है, इनके डीएनए में तानाशाह है, ये लोग ये झूठ बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज ये जरूरत है हम सब लोगों के लिए। हम अगर आज इस चीज की संकल्प नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये रस्म अदायगी के लिए हम याद नहीं करते कि आज 25 तारीख है इसलिए हम इकट्ठे हो गए, इकट्ठे करके हम आज विचार कर रहे हैं कि भाई 1975 में ऐसे हुआ। आज तो हमारे साथ हम सब लोगों के बीच में उस समय के लोग हैं, वो हमें बता भी रहे, आने वाला कल सुनी सुनाया बात बताएंगे, इनका रिकॉर्ड हम खोल करके हम सुना देंगे पब्लिक को।
लेकिन उससे काम नहीं बनता है। जैसे हम सब लोगों ने पढ़ा है ना कि बचपन में क्या अभी भी पढ़े हैं, क्या कहते हैं, पंचतंत्र में कथा है ना कि तोता को सब सिखाया गया था, कबूतर को, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसके लोभ में फंसना नहीं। लेकिन वो लोग फंस गए फिर लोग। तो कहने का अर्थ है कि रटने का नहीं है, सिर्फ सुनने का नहीं है, हम याद करें, हम उस बात को चिंतन करें। तो भाई कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस देश के में लोकतंत्र के साथ उन्होंने मजाक किया है, लोकतंत्र को उन्होंने तार तार किया है, उन्होंने संविधान की उन्होंने धज्जी उड़ाई है। आज भी वो कोई संविधान के हिसाब से कोई चलना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि इनकी राहुल गांधी की उस समय कैसे तानाशाही है। पिछले सरकार में आप याद करिए, उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही बनाया था। लेकिन जिस बिल को पार्लियामेंट में ला रहे थे उस बिल को वो फाड़ देते हैं। नहीं, क्या दुनिया को दिखा रहे हैं? ये उनका चरित्र दिखता है, उनका स्वभाव दिखता है, वो किस प्रकार के, किस मानसिकता के लोग हैं। वो हमें देशवासियों को बताने की है। उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया कि देश की जनता के लिए, अगर आप देखें कुछ कामें हुई, लेकिन अगर देश की जो भारी आबादी है, चाहे वो गांव में रहती है, पहाड़ों में रहती है, जंगलों में रहती है, उन आबादियों के लिए कौन सा वो विकास का काम किया था। और मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर बीजेपी की सरकार इस देश में नहीं बने होती, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो विकास के किरणें भी गांव के लोग देख नहीं पाते। ये हालत था, इस देश को इन्होंने बना करके रखा था। आज आप देख रहे हो कि देश सामरिक दृष्टिकोण से भी आज मजबूत हुआ, आत्मनिर्भर हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। इन्होंने पूरे देश को भिखमंगे बना रखा था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज हमें, यानी देश की आजादी के लिए जो लोग लड़े, इमरजेंसी को समाप्त करने के लिए जो लोग लड़े, जो लोगों ने झेला जो कठिनाइयों को, इसलिए कि अब हमारे देश में खुली सांसें हम ले पाए। और आज मैं कह सकता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में आप देखे होंगे विरोधी कितनी गालियां देते हैं, सब करते हैं, लेकिन कहां किसी को कौन प्रतिबंध है। लेकिन तब भी देश के जो नेता है वो जाकर के दुनिया के बाजारों में क्या कहते हैं, वहां बोलने नहीं दिया जाता है। और इस प्रकार की प्रचार करने वाले लोग आज भी हैं ऐसे, उस दुष्प्रचार को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज तो हम इतनी बड़ी तादाद में संगठित रूप से हमारे पास ताकत, एक शक्ति है, हम उस ताकत और उस शक्ति का हम उपयोग करें, हम जनता के बीच जाए, जनता को हम ये बात बतावें कि ये लोग कैसे झूठे हैं, किस प्रकार से ये लोग जनता को ठगते हैं। अभी अभी आप चर्चा हो रही थी कि जो लाख टका और खटाखट की बात चल रही थी। भाई आज कांग्रेस पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, यहां भी तो उन्हीं की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। आपने कौन सा वचन दिया कि भाई यहां तो पूरा करो? क्या आप लोगों को दीजिए, सबको 1 लाख रुपया साल में, महीना में 8,500 दीजिए। आप क्यों नहीं देते? सरकार तो आपकी है, आपको किसने यहां रोका है? किसको आपने रोका है कि आप नहीं दीजिए लोगों को? में भी छात्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, खास करके यहाँ के लोगों को, कि वास्तव में उस आंदोलन की कमान शुरुआत में लोकनायक जयप्रकाश नहीं थे, नारायण नहीं थे, एबीवीपी के लोग, जिसमें गोविंदाचार्य जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो नेपथ्य में रहकर और इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे। रांची में भी जोर था और उस समय हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। अब बाल्यकाल मेरा तो नहीं था, इसलिए कि मैं 72 में मैट्रिक पास किया था
और इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया। संघ का स्वयंसेवक 68 में बना, लेकिन विद्यार्थी परिषद से हमारा आना, एक महाराष्ट्रियन थे जो एजी ऑफिस में काम करते थे, उनका नाम था मानकर जी। उन्होंने मेरा परिचय मौलाना आजाद कॉलेज के सामने एक धर्मशाला हुआ करता था, तो हमारे गांव के गोतिया में चाचा लगते थे, वही उसके मैनेजर थे। संयोग से वो सूर्यमणि सिंह जी के रिश्तेदार थे। तो ऊपर में एक कमरा, उसी में सूर्यमणि सिंह जी और कृपा जी, जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के, तो पढ़ते भी थे और विद्यार्थी परिषद के काम भी करते थे। तो हम लोग आंदोलन में रहे और मुझे देखने का अवसर मिला है कि किस प्रकार से काट सराय रोड, जिसको गाड़ीखाना भी बोलते हैं आप लोग, वहां का एक नौजवान रघु चौधरी का गोली लगने के कारण मौत हो गई। क्योंकि हम सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसी बीच पुलिस ने गोली चलाई और रघु चौधरी को सीधे लगी और रघु चौधरी मर गए। और ये आंदोलन चलता रहा। बाद में लोगों ने आग्रह किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, और तब उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और उसके बाद आगे आंदोलन और भी तीव्र गति पूरे देश के अंदर फैलने का काम किया। अभी जिसके बारे में बता रहे थे नवीन जी कि जब रायबरेली में चुनाव हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी चुनी गई और राजनारायण जी ने अदालत में केस किया कि अवैध तरीके से चुनी गई है। वहां के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। अब एक तरफ आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री होते थे अब्दुल गफूर, और लोग नाम भी नहीं सुना होगा उनका। उनके बारे में लोग बोलता है कि ताड़ी बहुत पीते थे वो। तो अब्दुल गफूर थे और आंदोलन चलता रहा। किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण के ऊपर लाठी चली, कैसे हमारे नानाजी देशमुख ने उस वार को बचाने का काम किया, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाता। जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी, तो रांची से भी कड़िया मुंडा जी, डॉक्टर सूर्यमणि सिंह जी, ललित उरांव जी, देवदास आपटे जी सहित कई लोग ये मीसा में गिरफ्तार किए गए। और एक क्षण ऐसा आया तो हम लोग आंदोलन भी कर रहे थे, जिसमें भगवान दास जी, इनके छोटे भाई शिवशंकर जी, सुधांशु कुमार वर्मा जी, ये सारे हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। यहाँ बैठे हुए उमाशंकर केडिया, और जुनून था कि हम लोगों को कुछ कर गुजरना है, अंजाम क्या होगा इसका किसी को जानकारी नहीं था। उमाशंकर केडिया जी, मैं और कृपा जी
इमरजेंसी लगे हुए में कोतवाली थाना के सामने मारवाड़ी स्कूल के दीवार से हमने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ लेखनी प्रारंभ किया, वॉल राइटिंग। और करते करते हम लोग चले गए कमिश्नर ऑफिस के पास। अब वहां मैं कहा कि मैं अंदर घुस कर लिखूंगा, उमा केडिया कहे कि मैं घुस कर लिखूंगा, कृपा जी कहे कि नहीं मैं लिखूंगा अंदर, जबकि अंदर में पुलिस थी। तो हुआ कि भाई लॉटरी कर लिया जाए, तब लॉटरी हुआ। ये लॉटरी कृपा जी के नाम से निकला। तब तय हुआ कि यदि खतरा होगा तो सूचना कैसे होगा, बाहर हम लोग रहेंगे। तो बहुत पुराने जमाने के लोगों को याद होगा, जो आरआरडी ऑफिस बना है ना, उसके ठीक कोना पर उस समय उसका नाम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, खपड़ा पोस्ट था। उसी 26 जनवरी को उसका नाम आरआरडीए पड़ा, ये बता दे रहे हैं, 26 जनवरी 1976 को। तो वहां पर ये जो ऊख पेरने वाला मशीन होता है ना, वही लगा रहता था एक लाइन से दर्जनों, और उसमें घंटी लगा रहता था। उसको चलाएगा तो टन टन आवाज करता। तय हुआ कि भाई हम लोग बनाएंगे तो आपको समझिएगा खतरा है। वो लिखे, सकुशल निकल गए। फिर वहां से लिखते लिखते हम लोग आ गए सुखदेव नगर तक। सुखदेव नगर में प्रदीप तुलसियान जी रहते हैं, उस समय यूथ कांग्रेस के जिला के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और पिछले चुनाव में 2009 में हमारे खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो हम लोगों ने उनके दीवार पर भी लिखा, और नारा क्या होता था, रूसी बिल्ली दिल्ली छोड़ो, इटली जाकर होटल खोलो। ये नारा हुआ करता था उनके बारे में। और वहां के बाद हमारे रात में हमारे घर पर कृपा जी केडिया जी सब लोग आए। उसके बाद दूसरा वाक्य, जेल कैसे गए। एक दिन हमारे यहां शाम के समय 5 बज रहा था, कृपा जी और केडिया जी हमारे घर पर आए। बोले कि चंद्रेश्वर जी, हम लोग को मोराबादी मैदान में पंपलेट बांटना है। कॉलेज में तो बांटते ही थे, और मुझे याद है कि अभी वो नहीं रहे, मारवाड़ी कॉलेज में पीके सिन्हा जी पॉलिटिकल साइंस के हेड हुआ करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। तो वहां भी लोग वाणी बांटता था। इन्होंने कहा कि बांटना है, डरिएगा नहीं ना, यही वर्ड बोला इन्होंने। हमने कहा बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो इन्होंने टाइमिंग सेट करके बताया, इतना टाइम पर आपको मोराबादी मैदान जो डीसी आवास के कोने पर पहुंच जाना। मैंने कहा पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन मैं 1 मिनट विलंब से पहुंचा। ये दोनों सजन आगे आगे बात करते हुए जा रहे हैं, लगता है चंद्रेश्वर जी डर गए, और मैं ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा, सुन रहा था बात को। अचानक मैं इनके सामने प्रकट हुआ, कहा कि मैं डरा नहीं हूं, मैं आपके सामने हूं। तो तय हुआ 3 रास्तों पर लोकवाणी बांटना है, और उस लोकवाणी का शीर्षक था, स्वतंत्रता का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है। तो मेरा जिम्मा मिला रेडियम रोड में, क्योंकि पब्लिक रातू रोड की ओर जाती है, बरियातू रोड की जाती है, इधर आती है। मैं पंपलेट बांट रहा था लोगों के बीच। 4-5 पंपलेट बच गया था, तब तक मुझे
दो लोगों ने आकर दोनों हाथ पकड़ लिया, जिसमें एक परिचित व्यक्ति थे, स्पेशल ब्रांच के सज्जन चौरसिया जी थे। मेन रोड में हमारे चचा का दुकान था प्रभात मिष्ठान के बगल में, तो वहां रोज उठना बैठना था, इसलिए पहचानते थे वो। और एक दरोगा जी थे बिहार पुलिस में, तो चौरसिया जी ने कहा कि छोड़ दीजिए इनको, बीकॉम का स्टूडेंट है। लेकिन दरोगा जी नहीं माने, बोले ना इंदिरा गांधी के खिलाफ ही पंफलेट बांट रहे हैं। और मुझे पकड़ के वही RRTA ऑफिस के पास लाया गया। उस समय कुजूर साहब, जो बाद में IG वगैरह होकर रिटायर किए, वो कुजूर साहब सिटी SP हुआ करते थे, और एक वैश्य साहब उस समय के DSP हुआ करते थे। उनको सुपुर्द किया उन लोगों ने। मुझे कोतवाली थाना लाया गया। कोतवाली थाना में रात भर पूछताछ हुई, किसने दिया, कहाँ मिला, कैसे मिला, तरह तरह के। मारपीट नहीं हुई, सिर्फ पूछताछ हुई। हमारे जो महिला चचा थे उस समय, वो मिलने भी आए। दूसरे दिन मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। जेल में हमारा स्वागत करने के लिए आप्टे जी, कड़िया जी, सूर्यमणि जी, एक सुखाड़ी उरांव जी थे जो विधायक हुआ करते थे, बहुत पुराने जनसंघ का, अरगोड़ा के ही रहने वाले थे। ये सारे लोग उस समय जेल में थे। फिर मैं रहा, फिर मेरे साथी के रूप में एक ही वार्ड में हम लोग थे। साथी के रूप में खूंटी के 4 हमारे आदिवासी भाई मिले। एक खुदिया पाहन, जो 1977 में जनता पार्टी से विधायक हुए, बाद में उनकी हत्या हो गई। रिश्ते में नीलकंठ सिंह मुंडा के ही गांव के, उनके पटीदार में ही थे।